हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने 7th क्लास की हिस्ट्री के एनसीईआरटी शुरू कर रखी है, उसके हमारे पहले 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 3rd चैप्टर को लेकर डिस्कस करेंगे और इस 3rd चैप्टर का जो टाइटल है वो दिल्ली के सुल्तान, यानी कि दिल्ली के ऊपर किन किन जो राजा थे उन्होंने शासन किया था, या दिल्ली को किसने अपना साम्राज्य बनाया, दिल्ली को किसने अपनी कैपिटल बनाई। तो इन सारी जो चीजें, इनके जो पॉइंट आउट करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। मेन जो चैप्टर है वो हमें दिल्ली जो है, दिल्ली वहां पर राजा कौन से आए, उन्होंने कौन से युद्ध किए, इन सारी चीजों के बारे में ही इस चैप्टर में बताया गया है। तो हम हमारे चैप्टर को शुरू करते हैं। कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। आपने गौर किया होगा कि हमने पीछे वाले चैप्टर में देखा, ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह से यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना था। यानी इससे पहले की जो जितनी भी हमने 6th क्लास की हिस्ट्री पढ़ी, 7th क्लास के 2 चैप्टर हो चुके हैं, हमने दिल्ली को राजधानी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है वो 12वीं शताब्दी के अंदर आकर एक महत्वपूर्ण शहर बना। पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली की साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त कर दिया था। तोमर और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जहां देहली वाला कहा गया। इन्होंने इसे क्या नाम दिया था? देहली वाला का नाम दिया। जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, ये काफी प्रचलन के अंदर थे, यानी कि काफी फेमस सिक्के थे ये। ठीक है, क्या थे? देहली वाला के जो सिक्के थे ये काफी फेमस सिक्के थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, यानी कि कब होती है? तो 13वीं सदी के आरंभ में। इसके साथ साथ में दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गया था जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र में फैल गया था। जैसे कि हमने इधर देखा है, 5 वंशों की पहचान कीजिए जिसमें दिल्ली की राजधानी दिल्ली की सल्तनत बनी थी। जिन इलाकों को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहां इन मुसलमानों ने अनेक नगर बसाए थे। यानी कि आज जिसे हम कहें पर्टिकुलर, आज हम जिसे क्या कहेंगे, आज हमने जिसको दिल्ली का नाम दिया गया है, ये कुछ समय पहले जो यहाँ पर अलग अलग जो सल्तनत थी, उन्होंने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इसके नाम रखे थे अलग अलग। तो आप ये जो पूरा ग्राफ है, ये जो पूरा ग्राफ है हमारा इस चैप्टर के अंदर, तो इस ग्राफ को आप ध्यान से देख लेना। दिल्ली के अंदर जिन्होंने शासन किया था, जो वंश थे, उनके बारे में बताया। पहला देखो राजपूत वंश है, जिसमें तोमर, अनंगपाल, चौहान, पृथ्वीराज है। इसके बाद में तुर्की शासक आए थे, कुतुबुद्दीन है, इल्तुतमिश, रजिया और गयासुद्दीन बलबन है। फिर क्या आता है इसके अंदर? खलजी वंश आता है, जियालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी है। फिर तुगलक वंश आता है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज जहां तुगलक। सियद वंश में खिजर खां है, और लोधी वंश के अंदर कौन है? बहरौल लोधी है। यानी कि ये 6 वंश थे मेन रूप से जिन्होंने दिल्ली के ऊपर क्या किया था? शासन किया था। अब ये कहते हैं नेक्स्ट चैप्टर देखो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी कैसी मिलती है कि कौन कौन से सुल्तान थे, क्या क्या उनका टाइम पीरियड है, तो इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख और एक वचन, तवारीख बहुवचन होता है, जो मुसलमानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी के अंदर लिखे गए हैं। तवारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए, इसको ध्यान से देख लेना। और लास्ट ईयर शायद या उससे लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया है सीटेट में इससे, तवारीख से। ये तवारीख का क्वेश्चन था वो। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते हैं। यानी इसके अंदर ये बताया है, 13वीं सदी के इतिहासकार फक ए मुबदिन ने लिखा है, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था।
सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते थे। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और संपन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्यायी और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। यानी कि एक प्रशासन, एक जो राज्य है वो तभी खुश रह सकता है अगर वहां पर जो क्या है उनका उनके ऊपर जो मतलब शासन करने वाला जो राजा है वो ईमानदार है, वो अपनी नीतियों पे कायम है, तो ही वो नगर जो है वो एक खुशहाल नगर हो सकता है। ये कुछ और बातें ध्यान में रखने वाली है तवारीख। हाँ, ये टॉपिक जो है ना इसको ध्यान से देख लेना, सीटेट में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मैं जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको पहले से ही आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ या पॉइंट आउट करवा रही हूँ, बेसिक रूप से दो दो बार बोल के बता रही हूँ। इस टॉपिक को देखो, इस टॉपिक को देखो, जो टॉपिक बताए जा रहे हैं कम से कम आपको उस टॉपिक को ध्यान से देख लेना चाहिए। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में वे शायद कभी रहते थे, कुछ गांव में रहते थे। वे अक्सर अपनी इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेरों सारे इनाम और इकराम पाने की आशा रखते थे, और उन इनाम पाने के लिए ही वो लिखा करते थे उनके बारे में। ये लेखक शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी, और उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों में अधिक योग्य और सक्षम थी। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे, और दरबारी जन भी उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया था। अगर मैं एक बात बताऊं कि रजिया जो थी, रजिया सुल्तान, वो अपने सभी भाइयों में अपने पिता के बाद राजा बनने की सबसे ज्यादा योग्य थी। और रजिया सुल्तान का शासन करने का तरीका, उसका प्रशासन को संभालने का ढंग, और उसका युद्ध के दौरान जो रणनीति अपनाई उसने, उसके अंदर रजिया जो थी अपने आप में एक कुशल योग्य मतलब कह सकते हैं स्त्री थी वो। लेकिन रजिया उस शासन को संभाल रही थी अच्छे ढंग से, लेकिन फिर भी लोगों ने, वहां की जनता ने, दूसरे राज्य के राजाओं ने रजिया के शासन को, वो उनके जो तौर तरीके हैं, उनके जो नियम कानून है, या जो नई नई चीजें प्रशासन के लिए रजिया ने की, तो उन सभी अच्छाइयों को वो नहीं देख रहे थे। क्यों नहीं देख रहे थे? और ना ही उन्होंने रजिया की उन सारी अच्छाइयों को मान्यता दी। कारण क्या था? रजिया का सबसे बड़ा कारण स्त्री होना था। अगर इस रजिया की जगह इसी सोच के अनुसार अगर कोई व्यक्ति होता, पुरुष राजा होता, तो उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा होनी थी, उसका साम्राज्य विस्तार अच्छा खासा हो जाता। लेकिन रजिया के केस में जो सबसे बड़ी बाधा बना वो रजिया का स्त्री होना ही बना है। अब ये मेरे को ना अभी पर्टिकुलर ध्यान नहीं है, एक इतिहासकार है उन्होंने भी ये बात लिखी बकायदा कि रजिया की हार का कारण और रजिया के मृत्यु का कारण जो था, या रजिया का सिंहासन से हटा देने का कारण, सबसे बड़ा कारण ही उसका एक ही था कि रजिया एक स्त्री थी, और इसी कारण से उसको क्या है इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अपने आप में रजिया पुरुषों से भी ज्यादा योग्यता वाली स्त्री थी, अगर उसकी योग्यता, उसकी कैपेसिटी को, उसकी स्किल को देखा जाए। रजिया के बारे में मिनहाज ए सिराज के विचार क्या है? देखो क्या कहता है ये। मिनहाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी वे उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यानी कि वो एक स्त्री थी, वो पुरुष नहीं थी, जिसके कारण उसके अंदर इतनी खास क्वालिटीज थी, फिर भी उसको कुछ ज्यादा नहीं मिला। तो क्या कारण था? उसका कारण था स्त्री होना। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राजा था। उस वंश की
रानी रुदम्मा देवी के व्यवहार ने रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुदम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाया और अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, उसका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपने प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन किया था। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से जो ये इतिहासकार है, ये रजिया सुल्तान के समय का है, मिनहाज ए सिराज, तो इसने अपने विचार दिए और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। जन्म सिद्ध अधिकार क्या होते हैं? जो अधिकार एक व्यक्ति को उसके जन्म के साथ ही जुड़े हुए अधिकार होते हैं, जिनके बिना उसका जीवन सफल नहीं हो सकता है, उन्हें जन्म सिद्ध अधिकार कहा जाता है। लिंग भेद क्या होते हैं? जो स्त्री और पुरुष होने के नाते अगर उनके साथ में कोई भेदभाव किया जा रहा है तो उसे लिंग भेद कहा जाता है। जैसे कि एक कोई भी क्या है जॉब है, उस जॉब के लिए एक महिला है और एक पुरुष है, लेकिन जो महिला है वो उस पद के लिए ज्यादा योग्य है, लेकिन फिर भी जो अपॉइंटमेंट करने वाले नियुक्ति करता है वो पुरुष को चुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि महिलाएं जो है वो इस पोस्ट के लिए काम नहीं कर सकती हैं, वो ये दावा कर रही हैं। तो ये क्या है? लिंग भेद है ये। दिल्ली का सल्तनत का विस्तार और गैरिसन शहर साम्राज्य, यानी कि दिल्ली जो सल्तनत का विस्तार कितना हुआ था, गैरिसन शहर से लेकर साम्राज्य तक कैसे हुआ, ये बताया गया इसमें। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शहर गैरिसन क्या होता है? तो गैरिसन होता है जो रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों जहां पर निवास करती हैं। बने क्या है? मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला था। शहरों से समृद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी शहरों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या फिर लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। यानी कि उनके पास में उनके बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई रिसोर्सेस नहीं थी, जिसके कारण वो क्या है? अनैतिक काम किया करते थे, चोरी जैसी। दिल्ली से संदूर, बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनमें संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासक को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी भी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थे। इनका विस्तार हुआ कि गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में है। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहर की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी शहरों की स्थिति को मजबूत कर दिया जाए और इन अभियानों के दौरान में गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया था और शिकारी, संग्रहक और चारवाहों को उनके प्रयावास के अंदर रखा गया। ठीक है, यानी कि ये भीतरी शहर क्या होते हैं? एक शहर के क्या है? अंदर का पार्ट होता है। जैसे ये कोई शहर है तो ये तो इसके क्या है? अंदर का पार्ट है, ए पार्ट है, और ये इसके क्या है? बाहर का भाग है। ये इसके बाहर का भाग है, ये बी पार्ट है, तो इसे भीतरी कहा जाता है। गैरिसन शहर क्या होते हैं? जो सैनिकों के लिए बनाए जाते थे, उसे क्या नाम दिया गया है? जो सैनिकों के लिए बनाए जाते थे उन्हीं को ही गैरिसन शहर का नाम दिया गया है। ठीक है, उनके क्या है? पर्यावरण के अंदर खंडेल दिया जाता था और वह जमीन किसानों को दे दी जाती थी। कृषि कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया था। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले और शहर बनाए और बसाए गए। दूसरा विस्तार क्या है? सल्तनत की बाहरी सीमा में हुआ। पहला अंदर की सीमा में हुआ है और दूसरा जो है ये बाहर की सीमा में है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए थे। ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, मुगल, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जों में कर ली थी। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद में मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेना को परास्त किया और शहरों पर कब्जा कर लिया था और इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाया करते थे। साथ ही किसानों से कर वसूलते थे, लेकिन इतनी विशाल क्षेत्र पर इसका नियंत्रण किस सीमा तक और कितने प्रभाव तक था, ये बताया गया है। ये अलग अलग वंश दिखा रखे हैं और पूरा क्षेत्र दिखा रखा है कि दिल्ली के अंदर बैठकर कोई भी शासक कौन कौन से क्षेत्रों को कंट्रोल करता था। गुजरात को, चित्तौड़ को, रणथंभौर, माडू, देवगिरी, यादव, द्वार समुद्रम, मदुरई, पांड्यन, तंजावुर, होयलेश्वर, काकतीय, वारंगल,
कड़ा, इस प्रकार के जो मतलब क्षेत्र थे ना, उनको शासक कंट्रोल करते थे। कहाँ पर बैठकर? तो दिल्ली के अंदर बैठकर वो इनको कंट्रोल किया करते थे। ठीक है। एक अब देखो यहाँ पर क्या बता रखा है, ये है मस्जिद के बारे में, ये देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ। यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है एक ऐसा स्थान जहां पर मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा यानी कि घुटने और माथा टेक कर करते हैं। सजदा क्या होता है? घुटना या फिर माथा टेकना। और किसका शब्द है? अरबी भाषा का। जामा मस्जिद वह मस्जिद होती है जहां पर अनेक मुसलमान एकत्रित होकर साथ ही साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इनाम नेता के रूप में चुना जाता है। इनाम शुक्रवार की नमाज के दौरान में धर्मोपदेश भी देता है। नमाज के दौरान में मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं और भारत में मक्का पश्चिम की ओर है, इसलिए क्या है, मक्का की ओर दिशा को क्या है, कबीला कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना आप। एक ये भी देख लेना, 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी क्या है, कुतुब अल मस्जिद तथा क्या है उनकी मीनारे। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा बनाई गई सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में शहर को दिल्ली ए कुहना पुराना शहर कहा जाता है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने भी और विस्तार किया और मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बताया है। नेक्स्ट इसमें बताया कि दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई थी। इससे उनके मुसलमानों और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध करवाने के लिए भी उसमें मस्जिदें सहायक होती थी। एक मस्जिद का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आते थे। यानी कि इसके अंदर ये बताया गया एक मस्जिद बनाने वाला जो व्यक्ति था, उसके कौन कौन से अधिकार जुड़े होते थे। एक तो हम सब मुसलमानों को इकट्ठा कर सकते हैं, उनकी एकता को बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार की चीजों ने उन्होंने कहा था कि मस्जिद बनाने का उद्देश्य क्या है। और ये जो कल टॉपिक है ये हम कल से शुरू करेंगे। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और क्या है, समेकन नजदीकी एक नजर में। यहाँ से हम टॉपिक जो है वो कल की क्लास के अंदर शुरू करेंगे। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगता है, हमारी वीडियो अच्छे ढंग से समझ में आती है, बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपकी, और ये जो वीडियोज है वो आपके एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होगा, तो इसके लिए आपको भी क्या करना चाहिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। ओके, थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल पे।